आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, मंचासीन अतिथि और कोटद्वार के इस सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं भैरव दत्त जी के ऊपर, उनके जीवन पर तो सुधांशु जी ने बहुत कहा। मैं उनकी उस विचारधारा को लेकर और साथ में जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो उत्तराखंड का चैप्टर है, मुझे भक्त दर्शन जी 1984 में अंगुली पकड़कर घर पे ले गए धुलिया जी के कि ये छात्र है और शोध कार्य करना चाहता है। तो बहुत देर तक संपादक जी मुझे घूरते रहे, निहारते रहे और शायद वो ना भी कह देते, लेकिन चूंकि भक्त दर्शन जी के साथ गया था, संभवतः उनका जो मैंने मनोदशा देखी और जब से उनसे मिलना शुरू हुआ, कर्म भूमि की फाइलें देखना शुरू हुआ, उनसे बातचीत होती थी। संसाधन नहीं थे लेकिन छोटा टेप रिकॉर्डर था मेरे पास, उनका आधा घंटे का आज भी भाषण मैंने रिकॉर्ड किया है उनका, उस आंदोलन का। आंदोलन पूरे देश में चले स्वाधीनता संग्राम के, लेकिन उत्तराखंड या कह सकते हैं कि गढ़वाल के जो स्वाधीनता संग्राम की जो विशेषता थी कि राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में पहली बार किसी स्थानीय मुद्दे पर संचालित आंदोलन को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में इतनी प्रखरता मिली हो, ये सब वो आंदोलन उस समय शुरू हुआ था। मेरे परीक्षक थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लाल बहादुर वर्मा जी, तो इतिहास के बड़े जाने पहचाने नाम हैं। उनके पास जब गया मेरा शोध कार्य तो उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन टिप्पणी लिखने से मुझे पूर्व कहा कि आखिर तुम्हारे स्थानीय आंदोलनों का राष्ट्रीय आंदोलनों से रिश्ता क्या है। तो मैंने कहा इलाहाबाद में कि मैंने कहा समय दीजिए, मैं बातचीत रखूंगा। तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि तब अफ्रीका से महात्मा गांधी स्वदेश नहीं आए थे, लेकिन तब इंग्लैंड के अंदर भैरव दत्त धुलिया जी, उस बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, उनको महात्मा गांधी स्वयं मिलने जाते हैं भारत लौटने से पहले कि मुकुंदी लाल जी वहां पर देश के स्वाधीनता संग्राम के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। 1905 में मुकुंदी लाल जी कांग्रेस की सदस्यता ले चुके थे। 1910 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने सदस्य ली। 1915 में कलकत्ता के अंदर सुभाष चंद्र बोस के साथ सकलानंद डोभाल जी ने कांग्रेस की सदस्यता ली। तो मैंने अपने परीक्षक को बताया कि उस समय पूरे उत्तर भारत में बहुत कम लोग रहे होंगे जो संसाधनों के, संचार साधनों के अभाव के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने गांधी के उस आह्वान पर। दूसरी बड़ी बात, जब मुकुंदी लाल जी हिंदुस्तान आई 1918 में और जवाहरलाल नेहरू उन्हें रिसीव करने बम्बई जाते हैं, तो उनको वो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आप जाइए गढ़वाल में और असहयोग आंदोलन के लिए काम कीजिए। धुलिया जी से जब बनारस में थे तो गांधी जी की दो बड़ी सभाएं हुई थी, एक बनारस में और एक इलाहाबाद में। तो उन दोनों सभाओं में गांधी का आह्वान था नई पीढ़ी के लिए कि आप अपने अपने गांव में जाइए और असहयोग आंदोलन के लिए, वातावरण के लिए तैयार कीजिए। धुलिया जी जब वहां पढ़ रहे थे तो धुलिया जी ने उस उपस्थिति में गांधी को सवाल किया, और मालवीय जी उस मीटिंग में थे, मदन मोहन मालवीय जी। तो उनका सवाल था कि हम केंद्रीय कार्यकारिणी का जो एजेंडा है कि असहयोग आंदोलन में हम स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, अदालतों का बहिष्कार करेंगे, इसमें हम सहमत नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बात थी कि धुलिया जी ने उस समय मालवीय जी के साथ इस बात को लिखा और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हम असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपने मुद्दों पे चलाएंगे, और वो मुद्दे थे बेगार और वन आंदोलन। तो ये ताकत आज के लोकतंत्र में नहीं दिखाई देती कि कोई स्थानीय यूनिट अपने केंद्रीय नेतृत्व से
इस बात को मनवा सके कि आंदोलन होगा तो हमारी शर्तों पे होगा, थोपा हुआ नहीं होगा, ऊपर से नहीं होगा। तो धूलिया जी जब लौटते हैं तो सबसे बड़ी बात मैंने अपने परीक्षक महोदय से यही कहा कि आप बताइए, देश भर में कहीं किसी स्थान पर, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, साउथ का हो या उत्तर भारत का ही कोई आंदोलन है कि जहां हमारे इस स्थानीय नेतृत्व ने अपनी शर्तों पर आंदोलन चलाया? आपने चमेठा खाल का जिक्र किया, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी सोचिए कि आज इंग्लैंड से आने वाला व्यक्ति उस समय लैंसडाउन में अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। विलायत पत्नी होने के बावजूद कांग्रेस का सदस्य बनता है। 1919 में दिसंबर में कांग्रेस का गठन हो जाता है मुकुंदी लाल जी और अनसुया प्रसाद बहुगुणा जी के नेतृत्व में। 854 सदस्य कांग्रेस के बनते हैं। बाद में प्रताप सिंह नेगी को उस आंदोलन की बागडोर दी जाती है। तो चमेठा काल में जो पहली बैठक हुई, केसर सिंह रावत हुए, जो पहली गिरफ्तारी असहयोग आंदोलन की उत्तराखंड से होती है। कुमाऊं में मोहन सिंह मेहता की पहली गिरफ्तारी होती है। और तत्कालीन जो बड़ा समाचार पत्र था गढ़वाली देहरादून से विशंबरदत्त चंदोला भी केंद्रीय नेतृत्व को कहते हैं कि हम एक ऐसे समय में कि जब हम कह रहे हैं कि हमें स्कूल भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, ऑफिस भी चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा भी चाहिए, आप हमसे बहिष्कार की बात करते हैं। तो कहीं भी हमारे उस समाचार पत्रों के दौर में, उससे पहले दुगड्डा में 1902 में गढ़वाल समाचार गिरिजादत्त नैथानी जी लेके आ गए थे। धनीराम शर्मा जी बड़े सुधार, तो धनीराम शर्मा जी, कृपाराम मिश्र जी, हरिराम चंचल जी, ये लोग उनके साथ जुड़े। और जो खासकर चमेठा काल की थी, बताइए लखनऊ से आदमी आ रहे हैं, धूलिया जी के साथ ईश्वरदत्त ध्यानी, गोवर्धन बडोला, मंगतराम खंतवाल, ये पहले थे जो बेगार के रजिस्टर थे। वो पहली बार उनकी होली जलाई गई चमेठा काल में। और सबसे बड़ी बात कि इधर गोरखपुर के पास चौरी चौरा कांड होता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे असहयोग आंदोलन में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और मैं इस आंदोलन की वापस लेने की घोषणा करता हूं। लेकिन भैरव दत्त जी, अनसुया प्रसाद बहुगुणा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, गोवर्धन बडोला, भूलादत्त चंदोला जो उस दौर में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, इन सब लोगों की उपस्थिति में बेगार आंदोलन और साथ में जो वन कष्टों पर आंदोलन थे वो तब तक चलते रहे जब संयुक्त प्रांत की सरकार, तब संयुक्त प्रांत के नाम से था उत्तर प्रदेश, सरकार ने जब 1923 में विधिवत रूप से इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पास कर दिया। तो असहयोग आंदोलन तो देश में 1922 में खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा आंदोलन इन सब नेताओं की उपस्थिति में 1923 तक इस सफलता के साथ होता है कि बेगार प्रथा को समाप्त कर दें। इतना ही नहीं, 1923 में जब हमारे विधान परिषद में मुकुंदी लाल जी जाते हैं और वो उपाध्यक्ष बनते हैं, स्पीकर बनते हैं, ब्रिटिश सरकार के बावजूद जो उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनी 1923 की, आज दिन तक उसकी जो सिफारिशें हैं उसकी नजीरें दी जाती हैं। ये हमारे नेताओं का राष्ट्रीय चरित्र था, ये हमारे नेताओं की कुव्वत थी। तो जब मैं इन अपने विद्वान इलाहाबाद के और अन्य भागों के साथियों से करता था तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे कहा कि 80 में जब आया कि जन सामान्य का इतिहास किस तरह से लिखा जाए, एक सवर्टन स्टडीज का एक कॉन्सेप्ट आया और उसमें मैं ये कहता था इन लोगों से कि भाई हमको तो हमारे स्थानीय नेतृत्व ने, जबकि हमारे पास शिक्षा नहीं थी, साधन नहीं था, तब इन लोगों ने इस काम को किया। दूसरा महत्वपूर्ण बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि भैरव दत्त जी के साथ जो मैं अंतिम 4 वर्ष बैठा और ऐसी गर्मी के माहौल में हाफ स्वेटर पहन के पौड़ी से आता था, तो वो शरद चंद्र जी की मिसेज से कहते थे कि देखो ये पौड़ी का जीव है, हाफ स्वेटर पहन के जून के महीने में है। तो मेरे लिए हमेशा पानी, नींबू पानी वगैरह, मैं उनका उस आतिथ्य का चारपाई भी थी रहता। मैं कई बार पीताम्बर दत्त देवरानी जी के था या ललिता प्रसाद नैथानी जी के घर पे था या अनूप मिश्रा चंचल जी के परिवार में जाता था।
लेकिन भैरव दत्त जी कई बार इतना डांटते थे, ऐसे में होती है पीएचडी, ऐसे में होगा आपका शोध कार्य। खैर, जो दूसरा महत्वपूर्ण है कि जब 1937 में प्रांतीय असेंबली के चुनाव उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में होते हैं, तो उस समय हमें उम्मीद थी कि गढ़वाल के हिस्से को सड़क के लिए कुछ पैसा मिलेगा, क्योंकि दुगट्टा तक तो सड़क बन चुकी थी, लेकिन सेना के ही वाहन और बहुत कम लोगों की आवाजाही थी। जिला बोर्ड उस सड़क को बना रहा था, हरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में वो सड़क आगे बन रही थी। अपनी सरकार बनने से और हमारे जो विधायक थे अनुसूया प्रसाद बहुगुणा जी उस विधानसभा में हमारे सदस्य बन के गए, तो हमें ये उम्मीद थी कि शायद उत्तर प्रदेश की पंथ सरकार उत्तराखंड के हिस्से में कुछ देगी। लेकिन जब बजट आया तो गढ़वाल में सड़क निर्माण के लिए पौड़ी से श्रीनगर तक 20,000 रुपये की स्वीकृति होती है और कुमाऊं में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। बड़ा आंदोलन हो गया। आंदोलन इतना हो गया कि कांग्रेस ने कोटद्वार के अंदर भक्तदर्शन जी के नेतृत्व में प्रताप सिंह थे, कप्तान राम प्रसाद नौटियाल थे, इन सब ने कहा कि हमारे लिए पहले गढ़वाल है, पार्टी बाद में। जब यह आंदोलन बहुत तीव्र होने लगा तो जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना भैरव दत्त जी के ही उसमें बनी। लेकिन देखिए कि उस व्यवस्था का कि नेहरू जी को जब खबर होती है कि वहां बहुत बड़ा विवाद हमारी पार्टी के अंदर हो गया है और हमारी सरकार के रहते वो लोग आरोप लगा रहे हैं, अनुसूया प्रसाद बहुगुणा जी ने तो यहां तक कह दिया कि आप ये सड़क अगर पौड़ी तक खिसकेगी भी तो श्रीनगर से कर्णप्रयाग तक कैसे आएगी। तो लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए और कांग्रेस में 100 लोग जो सड़क के पक्ष में थे, 62 लोग सरकार के पक्ष में थे, जिसमें हमारे इस क्षेत्र के बहुत बड़े प्रसिद्ध कुलानंद बड़फाल जी भी हुए। वो लोग इसमें मध्यस्थता कर, लेकिन नेहरू जी ने इस काम के लिए भैरव दत्त जी का चयन किया और भैरव दत्त जी को कहा उन्होंने कि आप मध्यस्थता करवाएंगे। उनका एक पत्र है, उनके सेक्रेटरी का मैं कभी हिमांशु भाई को दूंगा, कि उन्होंने उनको अधिकृत किया भैरव दत्त जी को कि मैं गोविंद बल्लभ पंत से बात कर रहा हूं और आप इस आंदोलन को वापस लीजिए और जल्दी ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो वो पूरी उस कमेटी में, क्योंकि उससे पहले 1938 में जवाहरलाल नेहरू 5 दिन की यात्रा पे श्रीनगर आए, उस यात्रा में भी जो 18 प्रस्ताव थे उसमें 2 ही बातें थी, गढ़वाल में गाड़ी सड़क और जो लगान पे 5 आना आपकी बढ़ोतरी थी उसको वापस लेने की बात थी। उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के संयोजक भी भैरव दत्त जी थे। इसलिए नेहरू जी ने उन्हीं से कहा कि आप इसका नेतृत्व कीजिए और ये फैसला फिर हुआ, क्योंकि उससे पहले सरकार ये भी कहा था कि जिला बोर्ड ही अगर सड़क बनाता है तो हरेंद्र सिंह जी को आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, जिला बोर्ड के अध्यक्ष हैं। खैर, वो मसला सुलझा और लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि इधर द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण पंत सरकार को इस्तीफा देने पड़ा। 6 राज्यों में जो देश में कांग्रेस की सरकारें थी उनको इस्तीफा देना पड़ा और फिर से लोग आंदोलन में जुट गए। दिल्ली वाली जो घटना है उसको बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तो मैं वैचारिक आधार की चीज बात कर रहा था कि उससे पहले एक आंदोलन डोला पालकी का आंदोलन हुआ कि जिसमें कि शिल्पकारों को बारात कंडी पे ले जाने की, डोली पे, पिनस पे ले जाने की अनुमति नहीं थी। नंदप्रयाग से एक समाचार छपता है 1940 में कि गढ़वाल में आज भी शिल्पकार जाति के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है और अनुसूया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में कोई शिल्पकारों की बारात आगे किसी गांव में जाना था, उनके नेतृत्व में सकुशल पहुंच गई। समाचार सप्ताह गांधी के खास अखबार लीडर में और संवाददाता थे गोविंद प्रसाद नौटियाल, पहाड़ी जी जानते हैं। तो सबसे ज्यादा जो तीखी प्रतिक्रिया हुई थी वो कोटद्वार से हुई थी, भैरव दत्त जी के साथ हुई थी। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हमारे आंदोलन में कैसे प्रतिबंध लगा दिया, कैसे उन्होंने एक पत्रकार की रिपोर्ट के आधार पर पूरे आंदोलन को बंद कर दिया। तो शिष्टमंडल जाता है, उसमें कलम सिंह नेगी जी भी होते हैं, भैरव दत्त जी भी होते हैं, भक्तदर्शन जी भी होते हैं, श्रीदेव सुमन होते हैं उसमें, और गांधी जी नाराज होकर कहते हैं कि सरदार पटेल से बात कर लीजिए। लेकिन भैरव दत्त जी के नेतृत्व में और भक्तदर्शन जी ने जो साहस दिखाया, उन्होंने सरदार पटेल को कह दिया कि अगर बात करेंगे तो महात्मा गांधी से करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। खैर, हार मान के गांधी जी को बात करनी पड़ी। उनको समझाया गया कि वो घटना ऐसी नहीं थी, उस घटना को दूसरा रूप दिया जो आज तक कभी समाचार प्रेषण में हमारे पत्रकार बंधु कर देते हैं। और जब गांधी जी उस चीज को समझ गए
तो उन्होंने उसी समय प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया। फिर 42 की घटना एक आध था जो जिसके बारे में बात की, हनुमान चालीसा को लेकर, उसके कुछ अंश मेरे पे हैं, मैंने कुछ उनका इस्तेमाल भी किया और जैसे ही मिलेंगे मैं दूंगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो गढ़वाल की भूमिका रही, विशंबर दत्त चंदोला जी की रही, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती थी कि देहरादून से गढ़वाली बंद हो गया था, चल रहा था, बहुत कम चल रहा था। तो उन्होंने ये महसूस किया कि अब अखबार चलाना बहुत ज़रूरी है, और वही उत्तराखंड का ऐसा प्रतिनिधि अखबार बना कि जो उनकी मृत्यु के बाद भी कई वर्षों तक चलता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि उत्तराखंड के जो राजनीतिक सामाजिक आंदोलन रहे हैं, उन सब सामाजिक आंदोलन कहीं न कहीं राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से जुड़े रहे, और हमारे इन नायकों का जो सबसे बड़ा योगदान था कि इन्होंने उस आंदोलन को कभी न तो पृथकतावादी आंदोलन होने दिया और ना ही उनको राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से हटने दिया। इसी के कारण जो देश का स्वाधीनता संग्राम भी है, उनमें हमें भैरव दत्त जी सरीके, छमान सिंह नेगी सरीके, गोकुल सिंह नेगी के, डबल सिंह जी सरीके, कलम सिंह सर्वेंट सोसाइटी के नेगे, भगत दर्शन जी है, और साथ में हमारे श्रीदेव सुमन भी बराबर वो यहाँ पर भैरव दत्त जी के साथ बैठकर उस अखबार के संपादकीय कार्यों को संभालते थे। तो मैं समझता हूँ कि इस विषय पर तो कभी अलग से विस्तार से चर्चा होगी कि किस तरह से हमारे स्थानीय नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में रहकर जो लड़ाई लड़ी, जो काम किया, उसकी आज भी नज़ीर पूरे देश के इतिहास में एक अलग दिखाई देती है। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।